So assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? हेलो हेलो हेलो. ओके. सो ओके. सो आज का हमारा टॉपिक है एजिंग और एजिंग से रिलेटेड है. और आज हम एजिंग को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एजिंग. सो स्टार्टिंग विद एजिंग. ठीक है. एज इट्स नेम्स इम्प्लाइज, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, एजिंग का मतलब क्या है. देखो, एक छोटा सा बेबी होता है. ठीक है. उससे हम और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, फुल बड़े होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा टाइम कम मतलब आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा आता है. ठीक है. तो हमारे पास एजिंग क्या होती है. एजिंग, it is the process of natural, gradual and irreversible changes that occur in living organism over time. ठीक है. Resulting in overall decline in the physical and mental abilities. ठीक है. तो हमारे पास एजिंग क्या है. ऐसा प्रोसेस जो कि नेचुरल है, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते. ओके. ग्रेजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता आता है. ठीक है. हर एकदम ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह उठेंगे तो चलो भाई, रात को सोए थे तो ये छोटा सा बच्चा था और सुबह उठेंगे तो ये एकदम बुढ़ापा आ जाएगा. ऐसा नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है. ठीक हो गया. इसी के साथ साथ इरिवर्सिबल है. एजिंग को हम इरिवर्सिबल एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते. ऑल्दो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसे हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं, लेकिन एजिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है. इसको हम देखेंगे. ठीक है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिविटी और लॉन्गिविटी, इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. लॉन्गिविटी में डिस्कस करेंगे. एक चीज होती है लॉन्गिविटी, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी. ठीक है. और इसके साथ साथ ये ओवर द टाइम होती है. ठीक है. जो ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ होती है ना, उसमें ओवर द टाइम चलती रहती है. और इसमें क्या होता है, ओवरऑल ओवरऑल फिजिकल, मेंटल हेल्थ जो होती है ना, डिक्लाइन होती है आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है. जैसे जैसे ग्रेजुअली हम एजड होते जाते हैं, ओवरऑल हमारी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है. ठीक हो गया. देखें, एक छोटा सा बच्चा होता है. ठीक है. उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. फिर करते करते आते 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 हम अपनी फुल पीक पे आते हैं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन स्टार्ट होता है. ठीक है. तो हर एक चीज में पहले क्या होता है, पहले एक थोड़ा सा स्टेडी रेट होता है, फिर इंक्रीज देखने को मिलता है और फिर डिक्रीज देखने को मिलता है. ठीक है. ये तो वो कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है. सो ओके. अब एजिंग होती कैसे है? तो हमें ना इस चीज को समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा. हमें पता है, आप लोगों को लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे. ठीक है. कहानी शुरुआत होती है सब एटॉमिक पार्टिकल से. कहानी शुरू होती है कहाँ से, सब एटॉमिक पार्टिकल से. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलके बनाते हैं एटम. एटम से मिलके बनता है क्या, खैर हम सेल से स्टार्ट करते हैं. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. सेल. सेल के पास क्या बनता है, जब सिमिलर सेल बनते हैं तो आपस में क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं. राइट. टिश्यूज के बाद क्या होता है, टिश्यूज के बाद क्या होता है, यस, ऑर्गन. वेरी गुड. ऑर्गन के बाद ऑर्गन का सिस्टम होता है. ठीक है. तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम. अब देखें एजिंग काम कैसे करती है. देखें, जो एजिंग का प्रोसेस है ना, वो सेलुलर लेवल के ऊपर स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल के ऊपर. सेलुलर लेवल के ऊपर से एजिंग स्टार्ट हुई. अब देखो, सेल जब अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे ना, एजिंग से क्या होता है, सेल अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे. हमने देखा ना भी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो चलो ओवरऑल ब्रेन की बात हो रही है, लेकिन फिजिकली भी जो सेल होंगे ना, वो अपना काम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मतलब कम कर देंगे या नहीं करेंगे. जब सेल प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, जब प्रॉपर सारे सेल्स अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उससे अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेटली सेल काम नहीं कर रहा. और आपको पता है सेल का जो कलेक्शन होता है वो टिश्यूज होते हैं. ठीक है. तो फिर टिश्यूज भी अपना काम नहीं करेंगे. जब टिश्यूज अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है, टिश्यूज अपना काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली टिश्यू से क्या बनता हो, ऑर्गन. तो फिर ऑर्गन वाला काम भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. एंड देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. जब ऑर्गन काम नहीं करेगा तो जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी काम नहीं करेगा. फॉर इंस्टेंस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे देखो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका जीआईटी, चले उनका हम ना नर्वस सिस्टम ले लेते हैं. आपको पता है उनके ने न्यूरॉन सही से काम नहीं करते. ठीक है. जब सही से न्यूरॉन काम नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है, उनका नर्वस टिश्यू सही से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. नर्वस टिश्यू सही से काम नहीं कर रहे तो मतलब उनका जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितना भी सिस्टम है नर्वस सिस्टम वाला, वो काम नहीं करेगा. ठीक है. मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा या स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा, तो ओवरऑल ऑर्गन सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको बोलने की बीमारी हो रही है, उन्हें मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम होती है. आप लोगों ने देखा होगा बूढ़े लोग अक्सर हिचकिचाते हैं. ठीक है. अक्सर उनको क्या होती है, सीजर्स होते हैं.
टेंगलिंग होती है, ठीक है, हाथ पाँव उनके हिलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम, ये किस चीज़ की एग्जांपल है कि यहाँ देखो नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक नर्वस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करके हमने देख लिया। इसी तरह से जीआईटी वाले सिस्टम पे आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। बूढ़े लोग देखो हर तरह की डाइट नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल बूढ़े लोगों को आप कौरमा खिला दो सही, मतलब बीफ वाला कौरमा या सही एकदम, तो क्या वो सही से डाइजेस्ट कर पाएंगे? तो आंसर है नो, ठीक है। हर एक की बात नहीं कर रहे, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जो लोग अपनी हेल्थ को अच्छे मेंटेन कर लेते हैं वो करते भी हैं, लेकिन इतने बूढ़े लोगों को ये होता है। फिर सिमिलरली पेंक्रियाज वाला सिस्टम ले लें, मतलब डायबिटीज, ठीक है। तो ये देखें जो एजिंग का प्रोसेस है वो सेलुलर लेवल के ऊपर स्टार्ट होता है, आहिस्ते आहिस्ते टिश्यूज तक आता है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन तक आता है, ऑर्गन से बाद ऑर्गन सिस्टम तक आता है। और जब सारे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स ही काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? ओवरऑल जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होगी, डिक्लाइन होगी, और ओवरऑल हेल्थ अगर डिक्लाइन होगी तो फिर क्या होगा? फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा, ठीक है। दैट्स इट। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? एजिंग एजिंग क्लियर है? आगे जाएं। ओके, क्रिस्टोफर क्लारो। आगे बात करते हैं हम जरा, यस, प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो प्रोसेस ऑफ एजिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो द साइंस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी, ठीक है। साइंस जो मतलब जिस जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं एजिंग को, दिस इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। और उस प्रोसेस में यहाँ देखें, द प्रोसेस ऑफ एजिंग स्टार्ट विद द सेल breakdown structurally and functionally and lead to the structural changes and ultimately lead to the loss of different functions of the body। खैर जो आप लोगों को बता दिया मैंने, एक सेलुलर से स्टार्ट होता है, सेलुलर लेवल से और अल्टीमेटली कहाँ तक आता है? बड़े ऑर्गन लेवल तक आता है, ठीक है। तो देखें, डिले अपस्ट्रीम इफेक्ट ऑफ एजिंग, ठीक है। एजिंग कहाँ से भाई? प्रोसेस ऑफ एजिंग कैसे होती है? इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, सेलुलर सेलुलर सेंसिंग, स्टेम सेल एग्जॉस्शन, एपिजेनेटिक अल्टरेशन और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ना, इन्फ्लेमेशन, ये सेलुलर लेवल के ऊपर होते हैं। ये सब कुछ चीज सेलुलर लेवल के ऊपर होती है। और जब ये सेलुलर लेवल के ऊपर होती है, ठीक है, सेलुलर लेवल के ऊपर होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली फिर क्या होता है? इससे एज रिलेटेड कोई डिजीज होती है। अगर इससे ये चीज हो रही है तो इससे कोई ना कोई एज रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है? मोर्टेलिटी, मतलब डेथ। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज हमारे लिए हमेशा अच्छी नहीं रहती जी। जेरोंटोलॉजी इज द फील्ड फील्ड है, वो फील्ड जिसमें हम एजिंग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके। और एजिंग के देखो मोस्ट कॉमन चीजें क्या हैं? न्यूरोडिजनरेशन, ठीक है, चेंजेस इन बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है, सिग्नलिंग नेटवर्क दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये कम हो जाता है, ठीक है। एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड एनर्जी डिमांड, ठीक है। नाश्ता, एम आई ऑडिबल? ठीक हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? ओके। व्हाट आर द साइंस, डिफरेंट साइंस ऑफ एजिंग? सो सबसे पहले देखें क्या होगा भाई? तो सबसे पहले लॉस ऑफ हेयर, पिगमेंटेशन एंड बिकम वाइट, हेयर वाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो हेयर वाइट हो जाते हैं, इसके साथ साथ रिंकल्स पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर और हेयर का पिगमेंटेशन लॉस हो जाना, रिंकल्स पड़ जाते हैं, बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है, फैट डिपॉजिट होता है बॉडी के अंदर, आई साइड वीक हो जाती है, मेमोरी जब चली जाती है, और वीकनेस की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी डिजीज अटैक करती हैं एट अ टाइम, ठीक है। ज्वाइंट की डिजनरेशन हो जाती है, ज्वाइंट में आर्थराइटिस वगैरह स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ एजिंग, ठीक है। अब एजिंग को ना हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो देखें कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम जिससे हम ना एजिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट लेना, ठीक है, बैलेंस डाइट लेना, ठीक है। इस बैलेंस डाइट में आपके पास मतलब एक अच्छा खासा ग्रीन पोर्शन होना चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर वन, स्ट्रेस फ्री रहना, ठीक है। स्ट्रेस एक कॉमन कॉज है, ठीक है, एजिंग की। स्ट्रेस से पता है आप लोग देखो, कई सारे लोगों को देखा होगा यार, इतने देखें कॉमन टर्म है ना, उसके बाल सफेद हो गए, तो कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस लिया करो। तो स्ट्रेस को अवॉइड करें। इसी के साथ साथ कोई ड्रग ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्मोकिंग वगैरह हो अगर है तो इस चीज़ को अवॉइड करें। किसी भी टाइप का ड्रग एब्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एक हेल्दी स्लीप स्लीप साइकिल होनी चाहिए, ठीक है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ठीक है। कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे योगा हो गया, योगा या मेडिटेशन वगैरह हो गई, योगा मेडिटेशन इस टाइप की चीजें हो गई। नेचर के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें, नेचर के साथ, ठीक है। नतूड़े के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ग्रीनरी वगैरह देखें जो कि कराची में कभी मिलती ही नहीं है। तो दीज आर द फैक्टर की जिसकी वजह से जो है वो एजिंग कम हो सकती है, ठीक है। इससे क्या हो सकती है, एजिंग कम हो सकती है, ठीक है। मोबाइल का यूज इतना ना करें, ठीक है, मोबाइल का यूज इतना ना करें। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली अम्मा ने आपको यही बोलना है। आप बोल दो अम्मा को मैं एजिंग एजिंग फील कर रही हूँ, अम्मा का एक ही जुमला होगा, और करो मोबाइल यूज, ठीक हो गया। तो ये दीज आर द कॉमन कॉमन चीजें हैं कि जिन्हें हम जो है वो अवॉइड, जिन्हें हम मतलब वो करके लाइफस्टाइल चेंजेस करके इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो एजिंग को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप का ड्रग एब्यूज, ठीक है। स्लीप साइकिल प्रॉपर ना हो, बैलेंस डाइट ना हो, हर बार जो है वो क्या खा रहे हो, ये केएफसी, ये बर्गर, ये पता नहीं टिक्का बर्गर टिक्की पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। और इसके साथ साथ यस, बैलेंस डाइट लें विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और हाँ एक चीज है, दुनिया में जो लोग बहुत ज्यादा लंबे जिए ना, जिनकी एज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उनका एक ना रिलीजियस बिलीफ भी होता है, रिलीजियस बिलीफ, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने रब्स के साथ होता है, या एक्स वाई जी किसी भी रिलीजन के हैं, वो मुस्लिम है या किसी भी उसके, तो उनका रिलीजियस बिलीफ ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। हाँ हाँ, रिलीजियस बिलीफ से थोड़ा बढ़ता है, एज बढ़ती है, क्योंकि आप अपने दुख बांट देते हैं ना अपने अल्लाह पाक के साथ, या जिस भी रिलीजन में जो भी है, तो इससे थोड़ा सा वो होता है, मन को शांति मिलती है, शांति, ठीक है। ओके, इसके बाद है एजिंग और जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजिंग के अंदर। तो एजिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। वालेकुम अस्सलाम किंजा खान, वालेकुम अस्सलाम वरदा खान, वेलकम टू द नून एकेडमी, खुश आमदीद। बियनवनिदो हनून एकेडमी, नून अकेडमी था वेलकम, खुश आमदीद। ओके, सो एजिंग से रिलेटेड जो जेनेटिक फैक्टर हैं, तो एजिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन आता है सेल की फिजियोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सेल के, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक चीज होती है हमारे पास, आपने नाम सुना होगा टीलोमरेज का। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, आप लोगों को बुक में भी ये दिया हुआ है, तो जस्ट अ मिनट, मैंने टीलोमरेज 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 वेयर इज अ टीलोमरेज वाला पॉइंट, टीलोमेरेज,
सॉरी, यस टीलोमरेज वाला पॉइंट अभी जस्ट अ मिनट। यहाँ देखें, ये आप लोगों का क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के 3-4 पार्ट होते हैं, हमने बात की थी। सेंटर वाला पार्ट इज सेंट्रोमेयर। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, वेलकम। सानिया, वेलकम टू द नून एकेडमी। सो दिस सेंटर वाला पार्ट, दिस इज सेंट्रोमेयर। और ये टर्मिनल वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड टीलोमेयर, ठीक है। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करता है ना, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है, तो हमारे पास, हमें पता है, क्रोमोसोम भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो हेलो हेलो। ओके, लैगिंग हो रही है। ओके, चलें खैर। सो यहाँ पे देखें, हमारे पास दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मैंने आप लोगों को पार्ट बताया थे, दिस इज अ सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर के बाद दिस इज आर्म, ये पूरा आर्म है। और ये टर्मिनल पे जो ब्लैक कलर है, दिस इज कॉल्ड टीलोमरेज, ठीक है। टीलोमरेज, सॉरी, दिस इज टीलोमर, नॉट टीलोमरेज यार, दिस इज टीलोमर, ठीक है। जो टर्मिनल वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड टीलोमर, ठीक है। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, हर एक सेल का ना एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होता है। फॉर एग्जांपल, आवाज मेरी क्लियर नहीं है क्या? एम आई ऑडिबल? हाँ, एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, उसकी बात करेंगे। पता नहीं, कुछ लोगों को लैगिंग आ रही है। ओके, तो ये जो टीलोमर है ना, ये टीलोमर जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है, तो ये देखें, इसका टीलोमर ना आहिस्ता आहिस्ता, देखो, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है। देखो, देखो, टीलोमर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद ना टीलोमर जब इतना डिक्लाइन हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर सेल डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। हाँ, आज नए नए बच्चे आ रहे हैं, वेलकम बच्चों, जितने भी न्यू बच्चे हैं, वेलकम। तो ये हमारे पास हर एक सेल का ना एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन होता है। फॉर एग्जांपल, उस सेल ने ना एक अपने लाइफ स्पेन में 30 बार डिवाइड होना है, 30 बार डिवाइड होके न्यू सेल देने, ठीक है। जब वो डिवाइड होगा, तो क्या होगा, उसका ये टीलोमर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टन होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक हो गया। और जब ये कंप्लीटली एक लिमिट तक आ जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर हमारे पास सेल डिवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना इनफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, या फिर इस पॉइंट तक आने के बाद ना सेल के अंदर ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं कि वो सेल को ना डिवाइड होने से रोकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल अब इतना आ गया है, ठीक है, इससे इससे और कम नहीं होगा। और एक चीज है, और सॉक्स नहीं है, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम भाई, दिस इज नॉट सॉक, ठीक है। यस, दिस इज कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेर, वेरी गुड अक्सर, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड टीलोमरेज एंजाइम, टीलोमरेज, ठीक है। वो टीलोमरेज, ये जो ये जो हमारे पास ये है ना, ये टीलोमर्स की शॉर्टनिंग हो रही है, वो टीलोमरेज इनको इन पॉइंट्स को ना बढ़ाता रहता है। लेकिन मसला ये है ना कि टीलोमरेज एंजाइम जो है ना, वो हर टाइप के मसल्स या हर टाइप के सेल्स के अंदर नहीं होता, ये स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ये एक्सप्रेस होता है। और ये टीलोमरेज जो है वो क्या होता है, ये टीलोमर्स को बढ़ाता रहता है, ठीक है। किन्जाहान, माय नेम इज डॉक्टर हाफिज शिराज नजीर, शिराज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टीलोमरेज एंजाइम आता है, और टीलोमरेज इसको एक्सटेंड करता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है। लेकिन टीलोमरेज का मसला ये है कि वो सारे के सारे सेल के अंदर नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होता है। और सब सेल के अंदर ना होने की वजह से क्या होता है, जब एक इस लिमिट तक ये पॉइंट कम हो जाता है, टीलोमर की शॉर्टनिंग हो जाती है। तो जब टीलोमर की शॉर्टनिंग हो जाती है, तो फिर उसके बाद सेल डिवाइड नहीं करता, सेल डिवाइड नहीं करता, तो बस सेल एजड हो गया। इसके बाद वही सेल ता कयामत रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप जितने भी साल आगे जी रहे हैं ना, वही एक सेल रहेगा। और एक सेल पता है, मतलब उसका लाइफ स्पेन इतना ज्यादा तो नहीं होगा ना, तो अल्टीमेटली हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े, टीलोमरेज वाला पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? इसके साथ साथ
टीलोमर आर द प्रोटेक्टिव केप्स दैट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम में, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। पहले इस पर डिस्कस कर लें, पहले ये डिस्कस कर लें, बाद में बता दूंगा मैं अपने बारे में, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ टीलोमेर हैज बीन एसोसिएटेड विद द एजिंग, as shorter telomere are correlated with the age related disease and decreased lifespan, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन इन जीन दैट कंट्रोल, ओके, यहाँ पे इसने सिंपल सिंपल पूरी उसमें ना टीलोमर्स वाली बात की है, ठीक है। और जो बहुत सारी जो एज रिलेटेड डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल पार्किंसंस, फॉर एग्जांपल अल्जाइमर या स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट एज रिलेटेड डिजीज, ठीक है। तो ये डिजीजेस होती रहती हैं फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है टीलोमर वाला पॉइंट, आगे बढ़े। हाँ तो अपने ओके, another genetic factor that contribute to the aging is the role of gene, ठीक है। हमारे पास ना डीएनए रिपेयर के जीन्स होते हैं, ठीक है। हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में ऑन एवरेज 32.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक है। और हर एक दिन में ना बहुत सारे सेल, न्यू सेल डिवाइड होते हैं और न्यू सेल बन रहे होते हैं। और आपको पता है न्यू सेल बनते हैं तो डीएनए की रिप्लिकेशन भी होती है, इसका मतलब। तो जब डीएनए की रिप्लिकेशन होती है ना, तो वहाँ डीएनए में ना कई बार क्या होता है कि डीएनए डैमेज भी हो जाता है, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें हम ले लेते हैं, कोई ऐसे बैक्टीरिया आ गए, कोई ऐसे मेडिसिन ले ली, या कुछ ऐसा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं जो डीएनए को डैमेज करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेल के पास ना एक मैकेनिज्म होता है डीएनए को रिपेयर करने का, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं डीएनए को जो रिपेयर करते हैं। अगर वो वाला सिस्टम गायब हो गया, ठीक है, वो वाला डीएनए रिपेयर का जो सिस्टम है या जो एंजाइम्स हैं वो खत्म हो गए सेल के अंदर, या किसी भी एक्स वाई जी फैक्टर की वजह से वो नहीं बन पा रहे प्रॉपरली, तो फिर इसकी वजह से भी एजिंग होती है, ठीक है। एज वी एज द डीएनए इन आवर सेल बिकम डैमेज्ड, एंड इफ इट इज नॉट रिपेयर्ड कैन लीड टू द म्यूटेशन एंड सेल डेथ, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, सेल के अंदर डीएनए डैमेज होता है। अगर उसको प्रॉपरली रिपेयर ना किया जाए तो इट विल लीड टू म्यूटेशन एंड अल्टीमेटली डेथ, सेलुलर डेथ। जब सेलुलर डेथ होगी तो टिश्यू सही से काम नहीं करेंगे, टिश्यू सही से काम नहीं करेंगे तो ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा, ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम सही से काम नहीं करेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम सही से काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली का सही से काम नहीं करेगा। यस, यस, बंदा ऊपर, कालू इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदर जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एजिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया से कई सारे एज लिंक डिजीजेस होती हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, ना प्रॉपरली सही से एनर्जी दे रहा है, और वहां से अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो गई, ठीक है, तो इस वजह से भी सेल एजेड हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ होती है। इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, आप लोग इन्फ्लेमेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? सेकेंड ईयर में आ गए हैं, बताएं आप लोग इन्फ्लेमेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सूजन, इट इज नॉट सिर्फ सूजन। इन्फ्लेमेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं जहां पे ये 4-5 सिम्टम आप लोगों को दिखे ना। नंबर 1 इज, हाँ यस, सूजना, रेडनेस, हॉट और फीलिंग, ओके वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है दिस इज इन्फ्लेमेशन। और किसी भी चीज के आहार में ना आई टी आई एस आ जाए, आई टी आई एस, तो इट इज इन्फ्लेमेशन। हेपाटाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस, पोलिनेफ्राइटिस, these are all inflammations, ठीक है। Mitochondria are the energy producing organelle in the cell and their dysfunction has been linked to aging and age related diseases, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, तो यस, वहां से एनर्जी नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि सेल काम नहीं करेगा सही से, सेल काम नहीं करेगा सही से तो फिर वही एजिंग प्रेसिपिटेट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को जेनेटिक फैक्टर? इसके बाद हैं कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स,
किन्जा आप रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। जी जी, हेपेटाइटिस सी में लास्ट पॉइंट डेथ, डेथ ही होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लारो। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ओके, हमारे पास ना क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, इससे कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं आरओएस। दीज आर कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जब इसके अंदर ना इनका लोड बढ़ता है ना सेल के अंदर, ठीक है, तो ये जाके डीएनए को डैमेज करते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, ठीक है, लिपिड की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो इसे हम इन्हें हम कहते हैं, ओवरऑल इस चीज को कंबाइनली हम कहते हैं कि सेल का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि जो कार्टिलेज होता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यस, उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आर्टिफिशियल ज्वाइंट लगा देते हैं अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो, ठीक है, नहीं तो कुछ मेडिकेशंस दे देते हैं, ठीक है। ओके, सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एजिंग इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर। एक होते हैं इंट्रिंसिक, इंटरनल फैक्टर, और होते हैं एक्सट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या आता है जो हमने डिस्कस किया है, टीलोमेर लेंथ एंड डीएनए रिपेयर जीन, माइटोकॉन्ड्रियल डायसफंक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारा का सारा सेल के अंडर से आ रहा है, ठीक है। नहीं, मेडिसिन से कार्टिलेज नहीं बनता, लेकिन बात करेंगे हम किन्जा, वो हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हम डिस्कस कर चुके हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब बॉडी के अंदर वाले फैक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं मोस्टली, तो इसमें हमारे पास क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जांपल रेडिएशन से ज्यादा एक्सपोजर, सनलाइट से ज्यादा एक्सपोजर हो गया, ठीक है। जो लोग सनलाइट से ज्यादा जिनका एक्सपोजर होता है ना, उनकी भी जो है वो एजिंग जल्दी हो जाती, ठीक है। जिनका फॉर एग्जांपल, जो कोई लोग ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहाँ रेडिएशन होती रहती, अल्फा बीटा गामा रेज, या कुछ लोग ऐसे जगह जो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की जो एक्सरे वार्ड है वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका कांस्टेंट वैसे तो प्रिकॉशंस लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ा थोड़ा डोज जाता रहता है। तो उस चीज से भी जो है वो ना लाइफ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर। और एनवायरमेंटल फैक्टर में और क्या हो सकता है भाई? और एनवायरमेंटल फैक्टर में ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों ने चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना है? चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में, चेरनोबिल डिजास्टर 1986, नहीं सुना? मेरे ख्याल से आगे हमारे पास ये चेरनोबिल डिजास्टर आया है। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर, बॉडी के अंदर जो फैक्टर हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बॉडी के बाहर वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर वाले जो फैक्टर्स हैं, और एक्सट्रिंसिक जो बॉडी के बाहर वाले फैक्टर हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट में रेडिएशन, एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्सपोजर टू सनलाइट, ज़्यादा एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर में फॉर एग्जांपल आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी, खा पी के सो गए, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा फास्ट फूड और ये बर्गर तिक्के शिक्के पता नहीं ये अजीब अजीब चीज़ें खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं है, बैलेंस डाइट का नाम नहीं है, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर में क्या आ सकता है? सोशल फैक्टर में फॉर एग्जांपल आ गया आपका, फॉर एग्जांपल आप बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से हैं, लेट सपोज, और बार बार जो है वो आपको बिल भरने की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन फलानी टेंशन ये वो, ठीक है, तो यस स्ट्रेस आ गया, यस वेरी गुड, ठीक है, बच्चों की फीस भरनी है, उस चीज का स्ट्रेस, डिफरेंट डिफरेंट फलाना फलाना, ठीक है। जी, मायरी क्यूरी की एग्जांपल किसने दी है? यस, मायरी क्यूरी, देखो वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उनके इर्द गिर्द जो है वो रेडिएशंस थी, ठीक है। तो दीज आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर,
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारे पास एजिंग बढ़ सकती है। अब नाउ एक होती है हमारे पास प्राइमरी एजिंग और एक होती है सेकेंडरी एजिंग। तो देखो प्राइमरी एजिंग क्या है? नेचुरल inevitable changes that occur to person age and not typically associated with the disease or injury। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइमरी एजिंग क्या है? प्राइमरी एजिंग ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो पैदा हुआ, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारी क्लास की कोई एक स्टूडेंट है, लेट सपोज समरा है, ये पैदा हुई, ये यहाँ पे अपनी मिडिल एज में जाएगी, फुल पीक पे सब कुछ बॉडी, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गर्दन लटकना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि एजिंग तो होनी ही है, एक बार जिंदगी में जब आए हैं तो एजिंग तो होनी ही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एजिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू द नेचुरल इनएविटेबल चेंजेस दैट अकर टू पर्सन एज एंड नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द डिजीज और इंजरी। ठीक है, किसी डिजीज या इंजरी से इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये होता होके रहता है। ठीक है, यहाँ समरा मेरे 5 साल की थी लेट्स, यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज 10 साल की थी, नहीं यहाँ पे 10 साल की नहीं, हम यहाँ पे चलो 20 साल की थी, और यहाँ पे ये 70 साल की आंटी बन गई, सबके साथ हो गई। यस एग्जैक्टली। सेकेंडरी एजिंग क्या है? इट रेफर्स टू द बॉडी चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज डिजीज, ठीक है, डिसयूज और अब्यूज। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये जो हीरोइनची होते हैं, जो नशे करते हैं, आप लोगों ने उनको भी देखा होगा, तो उनमें क्या होता है? यस, उन्हें देखा होगा जो ड्रग्स लेते हैं, कितने जल्दी उनकी लाइक एजिंग हो जाती है, दाढ़ी सफेद, मतलब चेहरे पे रिंकल्स, आंखें मतलब अजीब सी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेकेंडरी एजिंग है। ऑल्दो वो अपनी इतनी एज को पहुंचे नहीं थे, लेकिन पहले ही उनकी बॉडी में इतने चेंजेस आ गए कि वो इतने एजड लग रहे हैं। ऑल्दो दे आर नॉट, लाइक उनकी एज इतनी हुई नहीं है। ठीक हो गया, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजिंग। इसके बाद क्या है भाई? चेंजेस दैट अकर एट द सिस्टम लेवल ड्यूरिंग एजिंग। सिस्टम लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो रिड्यूस्ड हार्ट फंक्शन, ठीक है, हार्ट फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। स्टिफनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आप लोगों ने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें अक्सर ब्लड प्रेशर हो जाता है। गुलाम दस्तगीर क्या रिपीट करूं इसमें? प्राइमरी एजिंग वो एजिंग है जो इनएविटेबल है, जो होके रहेगी, चाहे कोई भी है। देखो एक ना एक दिन तो एजेड होना है ना, तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, दिस इज प्राइमरी एजिंग। सेकेंडरी एजिंग वो एजिंग है जिसमें हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी एजिंग वो एजिंग है जिसमें हमारे पास कोई डिजीज आ गई, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया, कोई मिस यूज ऑफ ड्रग या एब्यूज आ गया ड्रग का। ठीक है, मेडिसिन जो हमारे पास नशे वाले लोग होते हैं, तो वो देखो अपनी एज उनकी अभी हुई नहीं होती, लेकिन पहले ही से ही एजड लगते हैं, तो दिस इज सेकेंडरी एजिंग। ठीक है, वो क्यों हुई है? वो किसी दूसरे फैक्टर की वजह से हुई है। ठीक है, ओके। इसके बाद ऑर्गन लेवल के ऊपर क्या होता है भाई? तो ऑर्गन लेवल के ऊपर देखो हार्ट का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। स्टिफनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं। ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है टिश्यूज की तरफ। ठीक है, और जब ब्लड का फ्लो डिक्रीज होता है टिश्यूज की तरफ, तो आपको पता है टिश्यू सही से प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या फंक्शन है भाई? डिक्रीज लंग फंक्शन, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू की तरफ कम हो जाएगी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसीलिए एजड एज में देखो आप, ज्यादातर लोग जो है वो इतना ज्यादा मतलब जो खाना आप 20 साल की उम्र में खा सकते हैं, वो आप उस वाली एज में नहीं खा सकते। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर यूरिनरी सिस्टम भाई, किडनी का फंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, यूटीआईज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मस्कुलोस्केलेटल
रिड्यूस मसल मास, स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन लेवल के ऊपर चीजें हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कार्डियोवैस्कुलर, जो हाइपरटेंशन इस तरह की चीजें होती हैं, हार्ट अटैक एजेड लोगों में ज्यादा होती हैं। सांस लेने का प्रॉब्लम एजेड लोगों में ज्यादा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एजेड लोगों का काम नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, इसीलिए वो हर एक चीज नहीं खा सकते। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम उनका, किडनी काफी वो हो जाता है, सही से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है, मतलब मसल और स्केलेटल सिस्टम, मसल्स का मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ में बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है टूटने का। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल के ऊपर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेलुलर लेवल के ऊपर क्या, डीएनए डैमेज होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अकोमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज एंड कैन लीड टू म्यूटेशन और सेलुलर डायसफंक्शन। तो डीएनए कैसे डैमेज होता है भाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इसीलिए बाहर जब भी निकला करें सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगा के निकला करें, तो वो क्या कर देगा, वो सेल के डैमेज को बचाएगा। ठीक है, तो अगर डीएनए का डैमेज परसिस्टेंटली रहे, वो रिपेयर ना हो, तो उससे म्यूटेशन हो जाएगी। ठीक है, जब म्यूटेशन होगी तो आपको पता है, अगर किसी इंपॉर्टेंट जीन की म्यूटेशन हो गई तो वो सेलुलर डायसफंक्शन हो जाएगी, सेल प्रॉपरली काम नहीं करेगा। टीलोमेयर शॉर्टनिंग, टीलोमेयर हमने अभी बात की, टीलोमेयर का शॉर्ट हो जाना। और इवन साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर काम भी कर रहे हैं कि हम टीलोमेयर को कैसे लंबा कर सकते हैं दोबारा से। ये टीलोमरेज एंजाइम हर एक सेल के अंदर एक्सप्रेस करें और बार बार टीलोमेयर एक्सप्रेस होता रहे, बार बार टीलोमरेज काम करता रहे, टीलोमेयर शॉर्ट ना हो और बार बार सेल डिवाइड होता रहेगा, और इससे एजिंग रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अभी इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। तो टीलोमेयर शॉर्ट विद ईच सेल डिवीजन लीडिंग टू सेलुलर सेंसेस। Mitochondrial dysfunction, so mitochondria becomes less efficient and generate more harmful byproduct as they age. ठीक है, oxidative stress, accumulation of reactive oxygen species can lead to cellular damage. ठीक है, और contribute to age related diseases. साथ में इन्फ्लेमेशन, ये सारे के सारे क्या चीज है जो सेलुलर लेवल के ऊपर हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज द hallmark of aging and can contribute to age related diseases. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन एजिंग। ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी बात करेंगे आगे हम। एज रिलेटेड डिजीजेस की बात करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन सी डिजीज होगी भाई, अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या हो सकता है, इंजाइना आ सकता है, दिल का छोटा दौरा, हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन आ सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ठीक है, और इसको मेडिकेशन क्या है भाई, लाइफस्टाइल के चेंजेस करें। आपको पता है जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज है ना, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से वो चेंजेस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ए हार्ट अटैक क्यों होता है, स्मोकिंग करते हैं जो लोग उनको होता है, या जो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं खाते, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं ना, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। और फिर अगर ये नहीं होता तो मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, और फिर अल्टीमेटली सर्जरी, कुछ सर्जरी कर देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, चलो भाई स्टंट डाल दिया। ठीक है, अल्जाइमर, अल्जाइमर इज द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट इफेक्ट मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव ब्रेन की प्रोग्रेसिवली हमारी मेमोरी लॉस होती रहती है, और साथ साथ में कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब हमें सोच विचार की जो कुव्वत है, सोचना, एक्शन लेना प्रॉपरली, वो खत्म हो जाता है। तो इसकी अल्जाइमर को ऑल्दो ट्रीट करने के लिए, अल्जाइमर हो गया, इसको अभी सही से हम फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है, वो पार्किंसंस में होता है डोपामीन वाला, बात करेंगे उसको। ठीक है, वो पार्किंसंस में होता है। अल्जाइमर में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, और अल्जाइमर इज लाइक, अल्जाइमर ऐसी डिजीज है ना, इसको इट इज अनट्रीटेबल, इसकी सिम्टम्स को हम सिर्फ वो करते हैं। ठीक है, मेडिकेशन क्या है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे पास क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने का चांस होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, C+2 की वजह से। तो मेडिकेशन
कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, ठीक है, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें लाइक वेट बेयर करना पड़े ताकि बोन ज्यादा ताकतवर हो, ठीक है। एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन, ठीक है, एज से जो है वो मसल भी डिजेनरेट होते हैं। तो प्रोग्रेसिव आई डिजीज दैट कैन कॉज विजन लॉस, ठीक है, मसल डैमेज होता है ना, तो हमारे पता है हमारे आंख में जो सीलियरी मसल्स होते हैं, ठीक है, वो पूरा विजन्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं ना, जो हमारा लेंस होता है आंख का, ठीक है। तो एक तो वो, और इसके साथ साथ हमारी बाकी मस्कुलर सिस्टम भी काफी डैमेज हो सकता है। और टाइप टू डायबिटीज इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल, पता है 90% जो डायबिटीज के केसेस होते हैं वो टाइप टू डायबिटीज के होते हैं, और टाइप टू डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल। ये हमारे खुद के लाइफस्टाइल चेंजेस और ये पता नहीं मीठा खा खा के, एक्सरसाइज ना कर करके, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर करके हम ये कर देते हैं, और ऑल्दो इट इज़ प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो क्रॉनिक कंडीशन इन विच इफेक्ट मतलब बॉडी का जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इसमें मेडिकेशन क्या है भाई, तो लाइफस्टाइल चेंजेस करें और इंसुलिन का यूज़, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसी के साथ साथ एक पार्किंसंस डिजीज होती है, पार्किंसंस भी एज रिलेटेड डिजीज है। पार्किंसंस में क्या होता है, पार्किंसंस में एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज कॉल्ड डोपामिन, डोपामिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, ठीक है। तो ये डोपामिन की सिक्रीशन कम होने की वजह से जो है वो मल्टीपल चीज़ें आती हैं फिर। आप लोगों ने वो सुना होगा ना बीच में जो आया था पिछले साल, ये जो बयान चौधरी है ना, वो जो चौधरी चौधरी शुजात का देखा होगा, बहुत सारे मीम्स भी बने थे उसके ऊपर। अरे वो अंकल जो इमरान खान के साथ थे, ये जो बयान चौधरी है ना, ये देखा था। हाँ मेजबीन सब देखा है आपने, वेरी गुड, शाबाश। ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादातर ये फीमेल में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो अभी से जितना कैल्शियम वगैरह खाएं और सारा कुछ करें। इमरान खान के अगेंस्ट, हाँ इमरान खान के अगेंस्ट थे, हाँ हाँ हाँ। ओ सईदा समरा, आप मोबाइल यूज नहीं करती, ओके, दैट्स गुड। प्राउड ऑफ यू, गुड। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेजबीन आपको तो पूरा पता है सारा ए टू जी। ये जो बयान चल रहा है ना, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो नहीं, अल्जाइमर है, उन अंकल को अल्जाइमर है, ठीक है। और एक डिजीज होती है स्किज़ोफ्रीनिया, 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 स्किज़ोफ्रीनिया को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्किज़ोफ्रीनिया। क्लास में सबको स्किज़ोफ्रीनिया हुआ है। स्किज़ोफ्रीनिया इज एज रिलेटेड डिजीज, सो दिस इज नॉट एज रिलेटेड डिजीज, यार क्या हो गया। स्किज़ोफ्रीनिया ज्यादातर एडल्ट लोगों में होता है, पागलपना एडल्ट लोगों से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता रहता है। आपको पता है स्किज़ोफ्रीनिया इज एज कॉमन एज, स्किज़ोफ्रीनिया इज एज कॉमन एज डायबिटीज, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग नहीं दिखते। जी जी, स्किज़ोफ्रीनिया इज एज कॉमन एज डायबिटीज, लेकिन फिर भी स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग आप लोगों को दिखाई नहीं देते, वाई। डायबिटीज वाला हर दूसरा अंकल, मेरी चाय में थोड़ी शक्कर कम डालना, मुझे मुझे शुगर है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। लेकिन स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग आप लोगों को नहीं दिखते, वाई। क्यों नहीं दिखते आप लोगों को स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग, नाश्ता शामिल, वाई स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग क्यों नहीं दिखाई देते। क्योंकि स्किज़ोफ्रीनिया वाले लोग पागल होते हैं, और पागल लोगों की कौन सी जगह होती है, पागल खाना। उनको रोड पे खुला नहीं छोड़ सकते, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे या आपको नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए नहीं छोड़ते, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होती है पता है, जब आपका अडल्ट एज स्टार्ट होती है ना, उसी अडल्ट एज में ये अटैक करती है बंदे। हाउ सैड, ठीक है। वैसे स्किज़ोफ्रेनिया की कोई एज नहीं है, लेकिन अडल्ट एज में ये ज्यादातर लोगों को स्टार्ट हो जाती है, which is again which is like unfortunate aspect।
क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अच्छा, एक चीज है, ये जो एजिंग का प्रोसेस है ना, इसको कुछ कंपाउंड रिवर्स भी कर सकते हैं, पता है? हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड आपको पता है, जाता रहता हूँ मैं, मुझे बुलावा आता रहता है वहां से। तो हार्वर्ड में एक मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे कुलीग थे मेरे, नाम था उनका डेविड सेनक्लेयर, ठीक है, सर्च करना डेविड सेनक्लेयर के बारे में, डेविड सेनक्लेयर, ठीक है। तो उन्होंने ना माउस के ऊपर रिसर्च की थी, कि उन्होंने ना माउस को एक कंपाउंड दिया था विच इज कॉल्ड रेसवेराटोल, रेस रेसवेराटोल, ठीक है। तो रेसवेराटोल है और एक दूसरा कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये तो आप लोगों ने क्रेब साइकिल में भी पढ़ा होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो ना एजिंग को रिवर्स करते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो दो माइस लिए थे, ठीक है, अज्यूम करो ये माइस ए है, ठीक है, ये माइस ए, इसको मैं कहता हूँ ये मेजेबिन है, लेट्स से मैं इस माइस का नाम मेजेबिन रखता हूँ। एक दूसरा माइस बी है, इसका नाम लेट्स सपोज मैं रखता हूँ समरा, लेट्स से, ठीक है, मैं सिर्फ माइस ए माइस बी, ठीक है। तो उन्होंने ना दो ग्रुप बनाए थे इस तरह से, एक माइस को उसने रेसवेराटोल दिया था, एक को नहीं दिया था। जिसको रेसवेराटोल दिया था ना, तो उसमें उसने देखा कि उसकी स्किन बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही अच्छा लुकिंग थी, बहुत ही अच्छे कॉम्प्लेक्शंस थे उसकी स्किन के, बाल उसके नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। जबकि दूसरे वाले को जिसको नहीं दिया था ना, तो उसमें जो है वो ज्यादा जल्दी एजड हो गया था वो, ठीक है। तो ज्यादा जल्दी वो एजड हो गया था। तो ये डेविड सेनक्लेयर ने ये किया था, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ये रिसर्च चल रही है। और ये जो रेसवेराटोल होता है, ये कहाँ से मिलता है आप लोगों को पता है? नेचुरली आप लोगों को मिलता है रेसवेराटोल, ग्रेप्स से मिलता है, ग्रेप्स से, ठीक है। जो आपके पास अंगूर होते हैं ना, अंगूर, तो उनमें मिलता है, ठीक है। नहीं नहीं, उल्टा कर देते हैं, मेजेबिन को फॉर एग्जांपल, इसको रेसवेराटोल नहीं दिया, मेजेबिन को समरा को दिए। अब समरा इज लाइक, वो यंग लग रही है, और मेजेबिन एजड लग रही, आंटी लग रही। खुश अब मेजेबिन, अब खुश। ये मैक्लू फ्रूटी कहाँ है? आज उसकी बात हो रही है, मैक्लू फ्रूटी है ही नहीं। तो इसके बारे में आप लोग सर्च सर्च करके आना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजिंग। और एक चीज और है, जो लोग बहुत ज्यादा अपना वो ये खाते हैं ना, मीट, बहुत ज्यादा मीट खाते हैं ना, तो पता है वो भी जल्दी एजड हो जाते हैं, पता है। तो ज्यादा मीट ना खाएं, कम कम खाएं। वालेकुम अस्सलाम उजाला मुस्तफ़ा हकरो, वेलकम, खुशामदीद। कुछ लाइट वाइट का बंदोबस्त करें, लाइट का बंदोबस्त करें या? हाँ, क्लास तो एंड ही होने वाली। चलो उजाला, आपके लिए बल्ब जला देते हैं हम, वेलकम। ये बल्ब जला दिए आपके लिए, नजर आ रहे हैं अब? एजिंग का टॉपिक था हमारा आज का। तो डेविड सेनक्लेयर के बारे में सर्च करके आना, डेविड सेनक्लेयर के बारे में, और उनका काम था, उनके बारे में सर्च करके आना। और पता है व्हाट इज द मतलब ऑफ स्माइल? स्माइल का मतलब क्या होता है? स्माइल इज स्मॉल मॉलिक्यूल इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उजाला उन्होंने एजिंग पे काम किया, एंटी एजिंग, ठीक है, एंटी एजिंग, डेविड सेनक्लेयर, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे रेसवेराटोल, और इनके ऊपर काम किया था। कोई से भी गोश, ठीक है। कंप्लीटली तो नहीं रोक सकते, लेकिन थोड़ा बहुत एजिंग को डिले जरूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
जैसे हाँ साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखें आपको पता है जापान के अंदर उनकी ना ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। लोग मर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ उनके पास क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ठीक है, पॉवर्टी नहीं है, सब लोगों के पास एक अच्छा पैसा है, सब कुछ है ताकि वो अपना इलाज सही से कर सकते हैं, अच्छा फूड खाते हैं वो लोग, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इमरान खान को देखा आप लोगों ने, वो कितने यंग लगते हैं, उनकी एज कितनी है? उनकी एज अराउंड 70 ईयर्स है। और 70 ईयर्स के किसी नॉर्मल आदमी को 60 साल के को भी देख लो ना, वो आपको इतना एजड लगेगा। 70 है 72, आई डोंट नो एग्जैक्टली 70 है 72 है, लेकिन किसी और पर्सन को देखो 60 साल में वो इतना बूढ़ा लगता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अपना डाइट कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, इसलिए वो एजड नहीं लग रहे। और बाकी देख लें जो बाकी लोग हैं, ठीक है, बाकी 60 साल के किसी दूसरे बंदे को देखो ना, तो आपको उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी एजेड, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ। मरियम नवाज, उसने तो सर्जरीज कराई हुई, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अभी जाएं आप लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, 10 बजे भी क्लास होगी, ठीक है, 10 बजे भी क्लास होगी, सुन लें सब लोग, तो सब लोगों ने आना है क्लास में, ठीक है। कल नहीं हुई थी क्लास, यस, कल कोई सी भी क्लास नहीं हुई थी, सॉरी गाइस फॉर दैट, मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। जी जी, इंशाल्लाह आज होगी पक्का। और ये जो चैप्टर 5 है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम न्यूरोलेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स में कैसे डेवलपमेंट होती है वो पढ़ेंगे, और दैट्स इट, ये चीज़ें पढ़ेंगे बस। क्यों नहीं हुई थी? सईदा समरा, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, क्यों नहीं हुई थी, व्हाट डू यू मीन बाय क्यों नहीं हुई थी? मतलब यू आर अ डिक्टेटर हियर कि क्यों नहीं हुई थी? हमारी मर्जी नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी। रीजन? ओ, रीजन यार मैं काम से थोड़ा बिजी था, इस वजह से नहीं हुई थी। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है भाई, गुस्सा नहीं है, गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ मैं, रीजन नहीं है। अरे गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है।